आजाद जी आए और अपने वक्तव्य रखे। देखो देखो कौन आया, चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम। दिन की समाधि और रात हो गई है। मध्य प्रदेश में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन दिन की सभा में दिन में पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि जितने लोग सभा में होते हैं उससे ज्यादा लोग रोड पे होते हैं। और जब मैं उनके घर के या उनके गांव के या उनके कस्बे से निकलता हूं तो रोक के खड़े हो जाता हूं। तो कहते हैं पहले 2 मिनट 4 मिनट यहाँ हमारे पास, तब जाना सभा में। तो धन्यवाद। घटिया की ये नाम तो घटिया है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। घटिया की ये पावन धरती जिला उज्जैन, यहां उपस्थित मेरे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, इधर मेरे दाहिने हाथ पे जो ना बोलती है, ना कोई शोर करती है, ना ही किसी और चीज की परवाह करती है, बस अपने भाई को, अपने बेटे को देखने के लिए आ जाती है, जो घर में भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, घर में बेटे से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। ऐसी माओ बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि वो यहां उपस्थित हैं। ये अवसर है, आज का जो दिन है 16 अक्टूबर, सामाजिक न्याय और आरक्षण बचाओ सभा। तो यहां उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मिशन 78 के जितने भी साथी, हमारे प्रदेश के साथी, प्रदेश के संयोजक, मीडिया को छोड़ के कोई ना खड़ा होना, सिर्फ मीडिया के लोग, और हमारे तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मीडिया के लोग खड़े हो और बैठ जाओ बाकी लोग। मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम फोटोग्राफर मत बनो। ये काम बुरा नहीं है, लेकिन इस काम से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। तो यहां उपस्थित हमारी भीम आर्मी की प्रदेश की कमेटी, प्रदेश के संयोजक, उनके सभी साथी, मैं नाम लेकर उनको बांटना नहीं चाहता, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरे टीम के साथी, हमारे मिशन 78 के प्रदेश संयोजक और उनकी पूरी टीम, और उनके साथ जो वॉलंटियर, जिनका एक ही लक्ष्य है कि मैं जिम्मेदारी से सभा में आ जाऊं और सुरक्षित वापस चला जाऊं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्हें अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया और मेरे ऊपर तो रोशनी है, लेकिन आप तो अंधेरे में, आपके ऊपर जो अंधेरा है, इसी अंधेरे को उजाले में बदलने की जिम्मेदारी उठाई है हम लोगों ने, कि जब तक आपके चेहरे की उदासी दूर नहीं होती, जब तक आपके घरों में सुनहरा उजाला नहीं होता, जब तक आपकी जिंदगी में वो सम्मान और उस सुविधाएं और अधिकार नहीं आते, तब तक हम लोग अपने खून का के कतरा चुका के जो है मेहनत करते रहेंगे। यहां मिशन के गीतों के माध्यम से समाज को जागृत करने वाली मेरी छोटी बहन निशा बोध जी का भी धन्यवाद करता हूं। उनका जन्मदिन था, मैं उनको विश नहीं कर पाया। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपनी बात को शुरू करने से पहले
जो उद्बोधन के तौर पे यहां की घटनाओं का एक पूरा पर्चा मुझे दिया गया, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। जैसे 2008 में यहां उज्जैन में रविदास स्टैच्यू निर्माण करने की घोषणा की गई थी, आज तक नहीं बन पाया। इस पे आप गौर करना, ये घटनाएं मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी कारण बताऊंगा। दूसरी, वैश्य टेकरी उज्जैन को वर्ष 2013 में राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित की गई, लेकिन आज तक धरोहर का कार्य अधूरा। कोरोना काल में शहर में सिटी बसों को बंद कर दिया गया था, जिसे आज तक पुनः चालू नहीं किया गया। वर्ष 2020 में यहां के पुलिस अधीक्षक द्वारा जय भीम कहने पर पहले तो मना किया गया, लेकिन फिर भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पड़ी और उनको समझ आया कि जय भीम का नारा जो है बांटने का नहीं, जोड़ने का नारा है, क्रांति का नारा है जय भीम। उज्जैन जो है वो भारत में अनुसूचित जाति के लिए बाहुल्य जिला है, फिर भी यहां अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के साथ जातिवाद को लेकर नए विवाद रोजाना होते हैं। दलित परिवारों को ये बड़ा डिफिकल्ट है। पुलिस के लोग जहां खड़े हैं, आईबी भी है, एलआईयू भी है, पुलिस भी है, और जो फोर्सें हैं वो भी हैं, फिर भी जाति को आधार मान के किसी समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना और उसकी मजाक उड़ाना। और फिर अगर हम ये कहें कि यहां अन्याय हो रहा है तो ये कहना कि भीम आर्मी के लोग संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करने की जरूरत है। अगर आपके रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति यहां डरा सहमा है, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो इन गरीब, मजलूम, कमजोर और अमीर सब लोगों का जो टैक्स है उससे मिलती है, ना कि कोई सरकार आपको देती है। इनके पैसे से आपके घर चलते हैं मेरे साथियों, तो इनके साथ होने वाले अन्याय पे आप जाति और धर्म देख के कार्रवाई करते हो। मुझे इस बात की कड़ी आपत्ति है, और आपत्ति नहीं है, मैं आपको चेतावनी भी देता हूं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, अगर ये पूरी ईमानदार से काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 2023 में जब नया सवेरा आएगा तो यहां जितने लोग बैठे हैं और यहां सामने जो लोग बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कई विधायक यहां बनकर बैठे हो, और हो सकता है ये सरकार चला रहे हो सकता है जिनको आज आप थानों से न्याय न देकर ये कह के धमका के डाल के भगाने काम करते हो, मुकदमे लगा दूंगा, हो सकता है कल आपको सलूट करना पड़े उन लोगों को, उनकी सुरक्षा करनी पड़े। ये लोकतंत्र है। इसलिए मैं आपको चेतावनी के साथ ये कहता हूं कि आप मेरी तरह भारत के नागरिक हैं, अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करें। किसी के साथ अन्याय न होने दें, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि परिवार आपके भी है, बच्चे आपके भी हैं, आप भी समाज का हिस्सा। तो इसलिए मैं आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूं कि आपको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है, और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी कमजोर व्यक्ति आपके पास आके अपने आप को कमजोर महसूस ना करे। पानी मांगने पर जातिवादियों द्वारा दलित वर्ग के परिवारों को बेरहमी से मारपीट की जाती है और जातिवाद को लेकर हमेशा नीचा दिखाया जाता है। अब मैं सोचता हूं कि हम तो कर्म के आधार पर व्यक्ति का आकलन करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। जो बुरे कर्म करेगा वो बुरा होगा। ना तो जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने बनाई, ना ही हम जाति को मानते हैं। हम तो दुनिया में रहने वाली तमाम बहनों के लिए संघर्ष करने के लिए रोज तैयार रहते हैं। हम तो हर पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। तो फिर मैं समझता हूं कि जो लोग जाति का दम और घमंड मांगते हैं, तो वो लोग अभी अज्ञानी हैं, गैर जिम्मेदार हैं, गैर जानकार हैं, और उन्हीं की वजह से भारत में जाति के आधार पर जो खाई है जो वो बड़ी होती जा रही है, क्योंकि वो अपनी नीच हरकतों को छोड़ना नहीं चाहते। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बराबरी का हक मिला है, हम उसको छीनने नहीं देना चाहते।
जब जब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनको ये बुरा लगता है तो वो अपनी आदत बदलें, क्योंकि आने वाला कल तो शोषित वर्ग का है, फिर उनको हो सकता है यहाँ रहने में आपत्ति हो, इसलिए अपनी आदतों में सुधार करें। उज्जैन जिले में दलित परिवार के पुलिसकर्मी को मंदिर प्रवेश से रोका गया तथा भेदभाव का व्यवहार किया गया, जो घटना बेहद शर्मनाक है। जिला शाजापुर में दलित परिवार की छात्रा को दबंगों द्वारा विद्यालय जाने में रोका गया। गणेश विसर्जन चल समारोह में शामिल दलित परिवार के छात्र को बेरहमी से पीटा गया तथा उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर से मारकर हड्डी तोड़ दी गई। तो इसको मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो अपने लोगों को मना करता हूं कि क्या करने जाते हैं वहां विसर्जन में और तमाम जगह क्या करने जाते हैं। हड्डी तुड़वाने का ज्यादा शौक है तो चले जाओ, और अगर हड्डी सलामत रखनी है तो मत जाओ। और जो लोग हड्डी तोड़ने भरोसा रखते हैं मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो ये गलत भावना पैदा हो रही है, इसकी हड्डी भी एक दिन छूटेगी, याद रखना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो इस कलम के आधार पर जाति व्यवस्था बना के निचले पायदान पर रखा गया है, जब ये निचले पायदान पर रहने वाला मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, तो समय करवट लेगा। और जिस दिन अगर सिर्फ बात यहां तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये उल्टा हो गया तो तब आप सोचना कि आप ये अपमान का रूट नहीं पी पाओगे। उज्जैन जिला के अधिकांश गांव में सड़कों के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके आए दिन बच्चों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। और जो मेरे साथ साथी हैं उनको तो पाउडर लग गया। अभी यहां पीछे खूब पाउडर सरकार ने बांटा है, जो मोटरसाइकिल में सब पाउडर लगवा के आए। मगर ये तो हमारे मुल्क की मिट्टी है, इसी मिट्टी में हम लोग दफनाए जाएंगे, इस मिट्टी में हम लोग जलाए जाएंगे। मैं तो मिट्टी का सम्मान करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पर्सन बनते भारतीय। तो मेरे मुल्क की मिट्टी मेरा वजूद है, मेरा सम्मान है, मेरा गौरव है। वो अगर मेरे चेहरे में पड़ती है तो इससे मुझे तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो सरकारों में बैठ के गरीबों के अधिकारों का पैसा जो है डकार रहे हैं, उनको भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती है। ऐसा ना हो कि कल ये जनता जिन्होंने आपको कुर्सी बिठाया, कल आपको मिट्टी काटने को मजबूर कर दे। ये भी आप याद रखना मेरी बात को। और एक और घटना जो है जिला इंदौर विधानसभा मऊ के ग्राम ददोता की है, जहां दलित वर्ग के पूरे परिवार को रात के अंधेरे में गर्भवती महिला, 5 वर्षीय बालिका और 70 वर्ष के बुजुर्ग पुरुष के साथ तकरीबन 12 लोगों ने जानलेवा हमला किया। फिर मेरे यहां बैठते ही एक घटना की कॉपी ये है, यहां आगर मालवा की है, ये थाना कानड़, एफआईआर संख्या है 0261, 11/9/2022, समय 17:56। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, परिवार भटक रहा है। फिर एक सिद्धू लाल जी यहां बैठे हैं, उनकी भी एक एफआईआर है 0256 शाजापुर, 26/8/2022, 14/52, 302/201 का मुकदमा। लगभग 2 महीने होने को और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये इसलिए पढ़ रहा था कि भाई एक और चिट्ठा आ गया, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी हमारा कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में खड़े हैं। तो यहां सरकार अपना एजेंडा फिट करने के लिए मुस्लिम भाइयों को कारोबार से रोक रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं और झूठे मुकदमे लगा के, क्योंकि न्यायपालिका भी इनकी, कार्यपालिका भी इनकी, सरकारें भी इनकी, पुलिस भी इनकी, थाने भी इनके, डॉक्टर भी इनके, तो झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल भेजा जा रहा है। मैं उनसे भी कहूंगा, ये घटनाएं मैंने इसलिए पढ़ी
क्योंकि मुझे मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम ने समझाया है कि हम पे अन्याय इसलिए होता है क्योंकि हम कमजोर हैं, और यह अन्याय हमारे साथ तब तक होता रहेगा जब तक हम कमजोर बने रहेंगे। अगर इस अन्याय को रोकना है तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, और लोकतंत्र को अगर हम समझते हैं, लोकतंत्र को अगर हम समझते हैं तो लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है, यानी कि जिसके पास वोट होगा उसका राज होगा, और जिसका राज होगा उसके पास कानून बनाने की ताकत होगी। पुलिस भी उसकी, डॉक्टर भी उसका, एजेंसियां भी उसकी, कोर्ट भी उसका, क्योंकि कोर्ट भी यहां राजनीति से जो इन्फ्लुएंस करता है, नेताओं के इशारे में, सरकार के इशारे में काम करता है। और इसका प्रमाण है मेरे पास कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक फैसला देने के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, और दूसरे को चीफ जस्टिस को एक आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो मुझे समझ आता है कि वहां दिल्ली में बैठे हो या हाईकोर्ट यहां भोपाल में बैठे हो, ये जो कोलोजियम सिस्टम के जो जज बने हैं इनसे न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए कोलोजियम सिस्टम का भी जो है बीज नाश करने का काम भी हमारे आजाद समाज पार्टी करेगी, मेरा वादा है आप लोगों को। जो रणनीति बना के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में घुसने रोका गया है, उस कोलोजियम सिस्टम की भी नसबंदी करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम, जिनके पास बहुमत होता है उनका राज होता है, जिनका राज होता है वो शासक वर्ग होते हैं, और जो शासक वर्ग होते हैं ना उनकी बहन बेटों के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करता, ना कोई उनकी मूछें काटता, ना कोई उनको घोड़ी से रोकता, ना ही उनका हाथ फैला होता, ना ही जो है उनको तमाम तरह के अन्याय जुर्म जाति का सामना करना पड़ता, और ना ही उनका नेता यहां खड़े होकर ऐसे चिल्लाता। समझ रहे हो? जिनके पास राज होता है वो ऐसे चिल्लाते नहीं, ना ही उनके लोग आके ऐसे पैरों में बैठते हैं कि मेरी मदद करा दो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथी भी कह रहे हैं, मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं कि जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए निकला तो मुझे एक ही चीज याद थी कि मेरे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है। अभी तक जो अधिकार मुझे मिले, चाहे वो आरक्षण हो या पढ़ने का अधिकार हो, या सम्मान से घूमने का अधिकार हो, या अपनी बात कहने का अधिकार हो, या राजनीति करने का अधिकार हो, प्रधान से लेके एमपी बनने का अधिकार हो, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे महापुरुषों की मेहनत और उनकी त्याग तपस्या का फल है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने, मां फातिमा सेन ने अपना जीवन अर्पण किया, तमाम तरह के अपमान सहे और हमें पढ़ने के लिए अवसर दिया, स्कूल खोले। इसके लिए कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का प्रावधान लाए, वो 1902 में उन्होंने पाठशालाएं खोली, उन्होंने सत्यशोधक समाज को दोबारा जिंदा किया, उन्होंने बाबा साहब को प्रेस खोलने के लिए मदद की, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा और हमारे समाज के लोगों से भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे नेता हैं। ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां, बलिदान। फिर नारायण अगुरु, संत गाडगे जी महाराज, पहले लाल यादव, पहले रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें लड़ने के लिए तैयार किया। तो जो आज अधिकार हमें मिले वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष का फल है। अगर हम इन अधिकारों को खाके और चुपचाप आराम करने लग जाते हैं और हमारे सामने हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं, हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर पूछे कि जब इस देश में
बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार खत्म हो रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ताकत देना चाहते हैं तो आप मेरी रैलियों में तो आते हैं। मैं तो इस प्यार के लिए अपने लहू का एक कतरा भी कुर्बान कर दूं तो कब पड़ जाएगा आपके इस परिवार के इस प्यार और सम्मान के कारण। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जैसे दिलावर भाई ने कहा कि हमारी पार्टी तो भी छोटी है, हमें तो बीजेपी को हराना है, हमें तो फलानी पार्टी को जिताना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि पेड़ जब लगता है तो वो पौधा ही होता है। वो उसका समाज, उसके रक्षक, उसको लगाने वाले, उनके सुरक्षा कवच, उसको खाद पानी संरक्षण देके उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करते हैं। जैसे आपने जो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, कोई बच्चा कोई 10 साल का पैदा हुआ है क्या अब तक? एक दिन का ही पैदा होता ना, होता ही नहीं होता? बताओ। फिर उसको 1 साल का होने में भी 1 साल ही लगता है, 9 महीने 10 महीने में 1 साल का नहीं होता वो। हमने तो 5-6 साल में आप लोगों के संघर्ष के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई है। आप लोगों के संघर्ष के जरिए पूरी दुनिया में आपका डंका बजता है। इसका प्रमाण है कि जब हाथरस की घटना होती है तो बाहर विदेशों में 26 कंट्री में आंदोलन होता है, भीम आर्मी के बैनर का आंदोलन होता है। ये आपकी ताकत है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पहचान आपके संघर्ष से बनी, अगर आप अपने पौधे को नहीं सींचोगे, आप अपने पौधे को वोट देकर ताकतवर नहीं बनाओगे, मेरे हाथ मजबूत नहीं करोगे, तो ये जो आज अधिकारी कर्मचारी मेरे फोन पे काम नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण है। जानना चाहते हो कारण क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, चलो जानो। इनको पता है कि इनकी सरकार तो नहीं है, ये विपक्ष में तो नहीं है, तो ये ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? आंदोलन कर लेंगे, मेरा ट्रांसपोर्ट को थोड़ा कर देंगे, मुझे सस्पेंड थोड़ा कर देंगे, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा के जेल थोड़े ले देंगे। इनके दिमाग में ये बात हर समय चलती है कि हमें उस आदमी का काम करना है जिस आदमी के अंदर इतनी ताकत है। आपने तमाम पार्टियां आजमाई, चुनाव आते हैं जाते हैं, आप वोट देते हैं, घर बैठ जाते हैं, नेता आपके बीच में नहीं आते। मैं आज उज्जैन की धरती पर आया, इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्या आपको मेरे संघर्ष पे कोई शक है? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं? ये बताओ। तो ये बताओ, आपको लगता है कि मेरे ताकतवर होने के बाद आप कमजोर रह जाओगे? आपको लगता है कि अगर यहां हम ताकतवर होंगे तो आपका हाथ किसी आगे ऐसे होगा? आपको लगता है अगर आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो जाएगा? और अन्याय अत्याचार होने पे डीएमएसएस पे आराम से कुर्सी बैठ के एसी में सो जाएंगे क्या? लगता है आपको? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे निकम्मे नेताओं को जिताने से बढ़िया आप भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के काम करने वाले गरीब कार्यकर्ता को वोट देकर ताकतवर बनाए और मुझे काम करने का मौका दें। और अगर आप मुझे काम करने का मौका देते तो मैं गारंटी देता हूं कि ये मध्य प्रदेश जिसकी 95% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की है, जहां इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, फिर भी उनको पंचायत में आरक्षण नहीं मिलता। वो इतने बड़े पैमाने पे रैलियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी उनको जो है जातिगत जनगणना नहीं होती। यहां आदिवासी समाज के लोग रोज हर परेशानी के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नेमामर जैसी घटना होती है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर हम अपने महापुरुषों का आंदोलन सफल करना चाहते हैं तो एक चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो है जाति व्यवस्था और जातीय महासभा। अगर हम महासभा में बटे रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, तो एक जाति के आधार पर न हम प्रधान बन सकते, न विधायक बन सकते, न एमपी बन सकते, न चेयरमैन बन सकते, न मेयर बन सकते, न सभासद बन सकते। अगर आपको राज व्यवस्था लानी है तो राज व्यवस्था की सोच भी पैदा करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, एक एक वोट गिनती है
और जब एक एक वोट कीमती है तो अपने जैसे जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, तमाम वो लोग जो आपकी तरह शोषित हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, आपको उनको भाईचारा बना के जोड़ना पड़ेगा। 1 साल का समय आपके पास बाकी है। मैं इसलिए पहले आ जा रहा हूं क्योंकि जब मैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आंदोलन में आया था तो यहां की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे धोखाधड़ी करके शादी ड्रेस में पुलिस के लोगों को माला पहना के एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया और उनके हाथ में माला यदि मैं आया तो उन्होंने मुझसे माला स्वागत किया। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन लोग, तो मुझसे कहने लगे घर को आइए बात करनी है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो। जब मैं उनके साथ उधर गया तो मेरा फोन छीन के मुझे बंधक बना लिया और पूरे दिन मुझे बंधक बना के रखा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जो अपमान यहां मेरा नहीं मेरे समाज का हुआ उसका बदला जो है, क्योंकि मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, तो इस सरकार को बदल के वो जो अपमान उन्होंने किया उसका बदला जो है हम लोग जरूर लें। इसलिए मैं अन्य प्रदेशों में कम और मध्य प्रदेश में ज्यादा आता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है, हजारों साल की गुलामी को काटने वाले रेवर की धरती है, ये उस रेवर की धरती है जिसका खून ईमानदार। मैंने देखा किस तरह से मेरे कार्यकर्ता आधे आधे रास्ते में मेरे परिवार के लोग मोटरसाइकिल में तेल खत्म होता तो तेल गिरवाते, कहीं भूख लगती है तो मैंने देखा छोटे छोटे ढाबों पे खड़े हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ और रूखा सूखा खा के अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे। इतनी धूल मिट्टी में भी रुक नहीं रहे, पूरे जोर लगा के तेजी से भागे आ रहे हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं। तो जिनको अपनी जान की परवाह नहीं, उनके लिए लड़ना और उनके दिल में जो दर्द है उसको दूर करना चंद्रशेखर आजाद की और हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि समय ज्यादा नहीं है, आप लोगों को खुद चंद्रशेखर बन के अपने गांव में जा जाके अपने वोट की वैल्यू और वोट से निर्माण जो होता है उसको समझाना पड़ेगा समाज के लोगों को। आपको भाईचारा बना के अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और आपको इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक बात और मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप्पी थाम के बैठे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, हमारे यहां कहावत है कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सर दे ले तो खतरा टलता नहीं। समझ रहे हो? अगर बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सर दे ले तो खतरा टलता नहीं है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो दुश्मन पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसका बस चले तो कोई संविधान हटा दो। आप महसूस करके देखो, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई आपके भाई को यहां मंच से बोलने देगा? ऐसा पंडाल लगाने देगा? मेरी बहन को यहां गाना गाने देगा? इस देश की करोड़ों महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने देगा? आपको प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधान बनने देगा? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप है तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके समाज पे तो अत्याचार हो रहा है। भाई अगर उज्जैन में नहीं हो रहा है तो आगर में हो रहा है, आगर में नहीं हो रहा है तो इंदौर में हो रहा है, इंदौर में नहीं हो तो देवास में हो रहा है, देवास में नहीं हो रहा तो भोपाल में हो रहा है, भोपाल में नहीं तो शाजापुर में हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि भाई 1 साल में लगभग 63,000 महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और 38,000 के करीब अपराध सिर्फ शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ हो रहे हैं। वो महिलाएं तुम्हारी बहन बेटी लगती है, लगती है? बताओ। मेरी बहन बेटी लगती है? बताओ। अगर उनके साथ होने वाले अन्याय में हम चुप हैं तो हम कर क्या रहे हैं? अपनी बारी का इंतजार तो कर रहे हैं कि जब मेरी बहन के साथ होगा तब मैं लड़ूंगा। यही तो कर रहे हैं। जबकि हम इस अन्याय को राजनीतिक शक्ति बना के जड़ से काट सकते हैं। किसी की मां ने दूध भी पिलाया ताकत में हो और किसी बहन की तरफ से यहां उठा मैं गारंटी देता हूं।
लेकिन नौजवान साथियों, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग के नारे तो बहुत लगा रहे हो, जय भीम पे, लेकिन जो बुनियादी काम है कि गांव गांव जाके समाज को जोड़ के अपनी बात कहने का, उस काम में बड़े पीछे। आप रैलियों में तो बड़ी संख्या में आ रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि संगठन का काम करो। 1 और 1 11 होते हैं, और 11 गुणा 11 जो है वो 121 होते हैं। मैं जब आपसे ये बात कहता हूं तब आप चुप हो जाते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारा काम चंद्रशेखर भाई करेगा, या सारा काम सुनील अवस्थी करेगा, या सारा काम भाटी जी करेंगे, अरविंद करेंगे, तो भाई आप मसीहा के तो इंतजार कर रहे हो ना। बुद्ध कह के गए, क्या कहा बुद्ध ने? अपो दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। और आप क्या कह रहे हो? कोई मसीहा आके अपनी जिंदगी बदलेगा। और मैं कह रहा हूं कि जो बुद्ध ने कहा वही सत्य है। आप अच्छा बताओ, जितने लोगों को 2 हाथ है, हाथ खड़े करो, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। जिनको 2 पैर है वो हाथ खड़े करो, बहुत बढ़िया। जिनको 2 आंखें वो हाथ खड़े करो, बहुत बढ़िया। जिनको 2 कान है वो हाथ खड़े करो, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ भाई, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर, आपके अंदर भी इतनी क्षमता जितनी मेरे अंदर है। क्या आप मुझसे कमजोर हैं? क्या आप अगर मेहनत ईमानदार संघर्ष करो तो आपका कोई मुकाबला कर सकता है? तो अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, अपने आप कमजोर आ रहे हो, तो इसमें मेरी गलती है, आपकी गलती बताओ भाई। आप बताओ, अगर आपके पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर और कुदरत ने आपको बुद्धि दी है, तो जब दूसरे लोग राजनीतिक काम कर सकते हैं, दूसरे लोग राज व्यवस्था में कायम हो सकते हैं, तो मेरा समाज क्यों नहीं हो सकता? अरे चाहे उच्च जाति का हो, जाति व्यवस्था, चाहे नीच जाति का हो, 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए। चाहे राष्ट्रपति की वोट हो या किसान की, मजदूर की हो या नौजवान की, सबकी वोट की कीमत एक है। एक आदमी की 1 वोट, 1 वोट की 1 वैल्यू। फिर आप मुझे बताओ, कितना बड़ा समाज जो दिल्ली गति परिवर्तन कर सकता है, वो मध्य प्रदेश में हाथ क्यों फैलाए हुए है? क्योंकि वो अपनी क्षमता को नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं नहीं। अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि कम करते हैं। आवाज इतनी धीमी थी, अगर मेरे पास दिल मेरे पास होता तो टूट जाता, तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने समाज का नाम दे दिया। तो क्या मैं दोबारा जानना चाहता हूं, मुझसे प्यार करते हो? मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहते हो? तो फिर मेरा आपसे निवेदन है, आप रैली में आओ या ना आओ, लेकिन आप जमीन पे काम जरूर करो यार। देखो, मैं बड़ा भावुक आदमी हूं, ताकतवर तो बहुत हूं। ताकतवर कितना हूं ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है। ये तो आप राजस्थान की सरकार से पूछ लो, ये तो आप मध्य प्रदेश की सरकार से पूछ लो कि ताकतवर कितना हूं। ना विधायक हूं, ना एमपी हूं, बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा भी नहीं, धन कुबेर का बेटा भी नहीं। आपके जैसे आरक्षण की वजह से बने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हूं, ना कि कॉन्वेंट स्कूल में। और मैं गारंटी देता हूं, लोग झूठ बोलते रहे, मैं नहीं बोलता। मेरी मां दूध बेचती थी, पशु रख के, क्योंकि 6 बहन भाई थे हम लोग, तो खर्चा नहीं पड़ता था नौकरी में। सबको पढ़ाना भी था मेरे पिताजी को, और भी बहनों की शादी भी करी, 3 बहनें। तो मेरी मां खेत पे जाती थी घास लेने, और मैं स्कूल से आता था। और स्कूल से आके सबसे पहले मैं खेत पे जाता था कि मेरी मां को परेशानी ना हो, उस घास की कचड़ी को उठा के लाता था 2-2.5 किलोमीटर। खेत पे अगर कोई पेड़ टूट जाए तो उस पेड़ को जो है कंधे में रखकर, चाहे वो 1.5 क्विंटल का 2 क्विंटल का हो, एक इंडवा बना के कपड़े का कंधे में रख के उसको लाता। और घर पे आके मशीन पे, अब तो घर पे, हमारे घर में भी वो लगी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तार लगा काट देती है घास। 1.5 क्विंटल घास जो है, चाहे चरी हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, और चाहे गन्ने का वो हो, 1.5 क्विंटल घास एक बार में जो है, एक बार मशीन पकड़कर काटते खत्म होता है, उसके बगैर छोड़ता नहीं था मशीन।
तो मैं तो आपके बीच से निकल के आया, आप में से एक आपका दर्द था, इसलिए अब तो मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए। इतना दर्द सहते हुए, इतना दर्द सुनते हुए। आप पे एक घटना आती होगी, मेरे पास दिन में सैकड़ों घटना आती है। दो बच्चियों को मार के लटका दिया गया। आपको याद है राजस्थान में क्या हुआ? पानी का मटका छू देने पे, देखो मैं तो बोतल का पानी पी रहा हूं, उसकी हत्या कर दी गई। आपने देखा कि एक आईपीएस होने के बाद एक व्यक्ति को सम्मान से बारात निकालने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ी। आपने देखा किस तरह से बिहार में एक गरीब व्यक्ति को गोली मार दी गई। आपने देखा छात्रावास में बिहार में गुंडे जाके गोली चला देते हैं बच्चों पे। कितनी घटनाएं, अगर मैं जिक्र करने लगूं तो सवेरा हो जाएगा। इतना दर्द कि आंसू भी सूख चुके। बस एक ही उम्मीद है कि आपने सबका साथ दिया। मेरे रहबर काशीराम साहब कहते थे, मेरे गुरु, कि यूपी के बाद अगर कोई बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे ताकतवर धरती है तो मध्य प्रदेश है। मुझे आपसे और तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे भी आपको बहुत उम्मीदें हैं। आपकी वजह से मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ कर गुजर जाऊं जिसके कारण आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ जाए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको अगर वास्तविकता मेरा साथ देना तो फूल माला चढ़ाने के बजाय, नारे लगाने के बजाय गांव गांव जाके निकल के घर से समाज को जोड़ने का, समझाने का काम कीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से देश का गृह मंत्री कहता है, क्या कहता है कि हम 50 साल राज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय संविधान को बदल देना चाहते हैं। उनके नेता भी ये कहते हैं, उनके धर्मगुरु भी ये कहते हैं और वो भी ये कहते हैं। वो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उनका असली मकसद भारतीय संविधान को खत्म करना है, जो अवसर देता है। और मुझे लगता है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 23 में इतने ताकत बना देना कि 24 में यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भी मैं अपने आजाद समाज पार्टी से पूछे बगैर चुनाव के बारे में बात ना करूं। इतनी ताकत जो है गठबंधन देकर बना देना कि जब 24 का चुनाव आए तो यहां के नेता जो है ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाऊ जी और प्रभारी जी के पास बात करें कि भाई हमारे साथ मिलकर लड़ लो चुनाव, हमारे साथ मिलकर लड़ लो, हम भी जीत जाएंगे। एक आखिरी बात जो आपको सुननी चाहिए कि आजकल आपने देखा है कि देश का जो सबसे ताकतवर संगठन खुद को कहता है, जिसने अपने मुख्यालय पे सीआरपीएफ की सुरक्षा लगाई है, उनके नेता मोहन भागवत की आज कुछ बदले बदले बयान दे रहे हैं। बड़े बदले बदले से बयान दे रहे हैं। जो लोग कहते थे हम संविधान बदल देंगे, जिनके नेता गांधी को लेकर तमाम लोग कहते रहे कि जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, जो लोग इसके समर्थक रहे, बड़े बदले बदले से बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए। तो मैं उनको सुझाव देता हूं कि भारत में लोकतंत्र, संसद में कानून बना दो, सरकार तुम्हारी। क्यों इस तरह के भाषण देते हो? इस तरह के भाषण इसलिए दे रहे, इसको भी जान लो कि इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके वोट लेने, आपको हिंदू बना के आपका वोट लूटना है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आजकल आरएसएस को डरी हुई है। पता है क्यों डरी है? पता आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने जो क्रांति की है ना, चाहे नेमावर हो, चाहे शाजापुर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे इससे पिछली रही हमारी काउंट, चाहे रावण की ससुराल मंदसौर हो, और चाहे उज्जैन हो, आपकी एकता से तकलीफ तो हो रही। जो नौजवान हमें तमाम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं सीना ठोक के कि जो लोग कहते थे, जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, वो बताए कि हमने समाज के युवाओं को मिशन का काम करने की सीख दी या बिकने की सीख दी। आपने आप तमाम लोग बैठे, अपने आप आकलन करें। जो नौजवान रोटी कपड़ा मकान के लिए लाइन में लगा हुआ था, हमने उसके अंदर ये 4 पैदा की कि वो मांगने वाला नहीं, वो देने वाला बने। इसलिए उसको महापुरुषों में हम लोगों ने छोड़ने का काम किया।
क्योंकि यहां की सरकारें नौजवानों को रोजगार नहीं, रोजगार मांगने में लाठियों से जरूर पीटती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक गांव पड़ता है, ये वर्षी जी भेज रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई। तो मैं कह रहा हूं हटाई जाएगी। जब तुम राजनीतिक ताकत में बनाओगे, प्रतिमा नहीं, तुम्हें जिंदों को हटाया जाएगा। और जिंदों के कत्ल भी तो हो रहे, तुम देख रहे हो। फिर आज की जो आयोजक कमेटी को धन्यवाद जरूर देना पड़ेगा इस सफल आयोजन के लिए। आज की आयोजन कमेटी, जिसमें दूल्हे सिंह जी हैं, राजेश वर्षी जी हैं, मेरा छोटा भाई रवि गुजराती, और जिसका नाम नहीं लिखा, चंचल छोटी बहन हमारी, नागू लाला जी, लाल मालवीय जी, सोनू खान जी, दिलीप सिंह परमार जी, जीवन सोलंकी जी, सरवण धानुक जी, जीवन सोलंकी, संजय सूर्यवंशी, सुनील राजौरिया, तूफान जो चलिए तूफान मेरे साथ जेल में रहा रविदास मंदिर वाले आंदोलन में, जब पूरे वक्त तोड़ दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी भाइयों का जो लोग मेरे साथ वहां जेल में थे। हम 96 लोगों ने 66 दिन काटे, लेकिन तिहाड़ को भी पता लगा कि कोई आया। नरेंद्र दहिया, सुमेर गुजराती, विनोद डाबी, राकेश बामनिया, विनोद चौहान, संतोष राजौरिया, जय कुमार चौहान, जीवन सिंह वाघेला, सुमेर गुजराती, नीरज चंदसोरिया, रुपेश बैन, वॉलंटियर के जो प्रभारी हैं जयराम पटेल, और तमाम उन साथियों का, हमारे प्रभारी जी रविंदर सिंह पाटिल जी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के पुलिस के साथी, हमारे वॉलंटियर बहादुर साथी। याद रखो, अभी वॉलंटियर हो, हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, वॉलंटियर को चिंता मत करो। एक वॉलंटियर डिपार्टमेंट बना के जो पुलिस की सुरक्षा में कुछ कमी है, वो सुरक्षा काम आपको दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है? काम करते रहोगे। इन सभी साथियों का धन्यवाद। प्रशासन से मेरी अपील है कि जिन घटनाओं पर मैंने आपसे बात रखी, मेरा अनुरोध है कि उन घटनाओं पर आप लोग संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, वरना मजबूरी में सड़क पे आदमी तब आता है जब वो मजबूर हो जाता है, उम्मीद खत्म हो जाती है कि न्याय मिलेगा। फिर जो भीड़ आज यहाँ वो सड़कों में उतारनी पड़ेगी, फिर माहौल जो है डिस्टर्ब होगा, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। मैं उसका पक्का नहीं हूं, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सत्ता के प्रभाव में नहीं, न्यायोचित कार्रवाई करें। उन्हें वहां बैठी मेरी बहनों का, माओ का धन्यवाद देता हूं, और आप सब साथियों का धन्यवाद जिसने भी योगदान दिया, जो भी योगदान दिया, जिससे आंदोलन सफल हुआ। अब महत्वपूर्ण बात, यह आंदोलन किसका है भाई बताओ? किसका आंदोलन है? ये चाय डब्बे किसके हैं बताओ? तो चाहे 1 रुपए की मदद करो, चाहे 2 रुपए की मदद करो, लेकिन इसमें अपना योगदान जरूर दो। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा देगा। मैं आपका सहारा चाहता हूं, आपका इशारा चाहता हूं। आपके मेहनत की कमाई से जो भी इस आंदोलन में मिलेगा, उससे ये आंदोलन का खर्चा वहन हो जाएगा। मगर याद रखना, इतिहास किसका इंतजार नहीं करता। आपके पास मौका है कुछ कर दिखाने का, दुनिया आपको याद रखे, इसलिए कुछ करके गुजर के जाइए, वरना रोटी तो जानवर भी खाता है और रोटी के लिए जानवर भी जीता। अगर आप इंसान हैं और खुद को इंसान मानते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, महापुरुषों का अगर कर्ज मानते हैं, तो फिर आंदोलन में जुट के मेहनत कीजिए। अब आखिरी बात का जवाब दो, अगले 1 महीने में कितने लोग हैं जो गांव में जाकर मीटिंग करने का प्रयास? गुजरा मेरे हाथ में दुकान चिटेंगे, बिल्कुल चिटेंगे। जो ईमानदारी से करेंगे वही हाथ उठाना है। आज कितने लोग हैं जो मीटिंग करेंगे? अबे इतने तो उज्जैन में गांव में नहीं गिरेंगे, 1 दिन में खत्म हो जाएगा सारा काम, समझ रहे हो? जितनी तुम्हारी संख्या गांव में नहीं, 1 दिन में सारे गांव में मीटिंग हो जाएगी। नहीं, अपने परिवार का फर्ज वहन करते हुए समय निकाल के मेहनत करिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों कर्ज है हमारे। आखिरी निवेदन करूं आपसे, जो साथी मोटरसाइकिल पे आए ना, पिछली बार भी कहा था हेलमेट लगा लिया करो, वरना रैली में तुम्हारा आना बैन करवा दूंगा मैं। बिल्कुल बता रहा हूं, अगर तुम हेलमेट नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें इतनी अच्छी सड़कें नहीं बना रखी सरकार ने और सड़क पे पशु घूम रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उस मां को, उस पिता को, उस भाई को, उस बहन को क्या जवाब दूंगा? आपके बच्चों को क्या जवाब दूंगा बताओ? उनको नहीं पता कि आप अपने भाई का सम्मान बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए गए हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने रास्ते में भी कहा था,
अगर रैली में आया करो तो हेलमेट पहन के आया करो भाई। अगर हेलमेट पहन नहीं सकते तो मत आया करो। आप घर से ही धन्यवाद कर दिया करो कि भाई हेलमेट नहीं आ नहीं सकते। और अगर मदद करनी है, मेरे सम्मान की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो हेलमेट लगा के आया करो। जैसे आए हो वैसे ही पूरी जिम्मेदारी से जाना। आप सभी को दोनों हाथ उठा के जय भीम, जय भारत।